तो जय हिंद एवरीवन। तो नमस्ते, प्रणाम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। देखिए, हमने जो है अभी तक क्लासेस में क्या पढ़ चुके हैं, तो हम लोग सोशलिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि व्हेन अ फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब फ्रांस को छींक आती है तो बाकी के कंट्री जो यूरोप के हैं वो अपने आप बीमार पड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बाकी के कंट्री हैं यूरोप के, वो किससे फुल्ली एडमायर है, फुल्ली इंस्पायर हैं, किससे? फ्रांस से। तो फिर मैंने ये भी बताया था कि फ्रांस में नेशनलिज्म, सोशलिज्म स्टार्ट हुआ, तो फिर अब किसमें सोशलिज्म स्टार्ट हो रहा है? तो अब सोशलिज्म हमारा स्टार्ट हो रहा है बाकी के यूरोप के कंट्री में। अब मैंने फिर आपको ये भी बताया था कि आखिर सोशलिज्म होता क्या है, तो इस पर भी मैंने बताया था कि कोई भी अगर सोशल साइंस में कोई भी ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसके लास्ट में ISM लिखा रहता है, तो वो किसी कॉन्सेप्ट या किसी थ्योरी को बताता है। जैसे अगर मेरी कोई कॉन्सेप्ट है, कोई थ्योरी, जैसे मेरी थ्योरी है कि अगर आप चप्पल पहन के स्कूल आओगे तो आप ज़्यादा कूल लगोगे, तो ये मेरी थ्योरी है, मेरा कॉन्सेप्ट है। डजेंट मैटर आपको पसंद है नहीं पसंद है, उससे नहीं मतलब क्या है, सिर्फ कि ये मेरी थ्योरी है। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? तो इसको आप मनुइज्म बोल दोगे कि ये मनु सर की थ्योरी है, तो ये मनुइज्म होंगे। तो उसी तरह से कोई भी वर्ड्स के अगर लास्ट में ISM लिखा रहता है और अगर वो सोशल्स के वर्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग जो है उसके वर्ड के बाद ISM लगाते हैं और वो कहते हैं वो कोई एक कॉन्सेप्ट को दिखा रहा है। तो सोशलिज्म भी एक कॉन्सेप्ट है। अब सोशलिज्म क्या है, तो ये मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल देके बताया था। जैसे कि मैं आप सब के लिए एक कोल्ड ड्रिंक लाऊं, एक बाल्टी कोल्ड ड्रिंक लाऊं, तो सोशलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि उस बाल्टी के कोल्ड ड्रिंक को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी स्टूडेंट में। ऐसा नहीं है कि किसी को 5 ml दे रहे हैं तो किसी को 10 देंगे, किसी को 20 देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्या करना है? सबको बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। ये क्या कहता है? सोशलिज्म कहता है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि एक नंबर में ये क्वेश्चन आपका जरूर पूछ सकता है कि सोशलिज्म का उल्टा क्या होता है? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ सोशलिज्म? क्या होता है सोशलिज्म का उल्टा? तो वो होता है कैपिटलिज्म। सोशलिज्म क्या बताता है? सोशलिज्म बताता है कि हमको हर चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। डजेंट मैटर वो इंसान 1 करोड़ कमाता हो या 1 रुपया कमाता हो, उसको चीजें मिलेंगी। अगर वो गवर्नमेंट की हैं तो उसको इक्वली मिलेंगी। लेकिन कैपिटलिज्म कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। कैपिटलिज्म कहता है जिसके पास मनी पावर है, जिसके पास इकोनॉमिकली जो व्यक्ति स्ट्रांग है, वो अपने आप अपने रिसोर्सेज को खरीद सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है अमीर है तो वो चाहे तो 5 ml कोल्ड ड्रिंक ले, 10 ml कोल्ड ड्रिंक ले, या फिर पूरी बाल्टी ही खरीद ले। ये कौन कहता है? तो ये कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म का। लेकिन सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इतना हमने क्लास में पढ़ लिया था। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, कि आखिर रशिया में रिवॉल्यूशन स्टार्ट क्यों हो गया। तो पहले मैंने आपको एक चीज बता दिया था कि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। अनएक्सपेक्टेड सडन चेंज इज नोन एज रिवॉल्यूशन। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड जो है चेंज को ही हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंज में मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। जैसे आपकी क्लासेस हैं, आप स्कूल आते हो तो पहले आपके प्रेयर्स होते हैं एंड देन आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है। अगर यही चीज अपोजिट हो जाए, पहले आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाए, लास्ट में प्रेयर की करवाया जाए, तो आप लोग कहोगे ना घर जाके, यार स्कूल में अचानक से कुछ चेंजेस आया है, स्कूल में अचानक से कुछ चेंजेस आया है, और उस अचानक से चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि अनएक्सपेक्टेड क्या होता है। अनएक्सपेक्टेड मतलब ऐसा नहीं है कि उस चीज को हम लोग कभी सोचे ना हो। कोई ना कोई भी इंसान, कोई भी जो स्टूडेंट है, वो कभी ना कभी एक बार तो ये जरूर ही सोचा होगा काश प्रेयर क्या होता, बाद में होता, लेकिन कभी भी वो उसको एज ए थॉट ही रहने दिया होगा, कभी उसको प्रैक्टिकली प्रूव्ड करने की कोशिश नहीं किया होगा। तो वही होता है रिवॉल्यूशन, कि अगर आप कोई चीज़ सोचे हो, उसको प्रैक्टिकली आप लोग प्रूव करते हो, प्रैक्टिकली उस चीज़ों को करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, क्रांति। और उस रिवॉल्यूशन को करने वाले को क्या बोलते हैं? क्रांतिकारी। क्या बोला जाता है? क्रांतिकारी। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लासेस को ऐसा किया गया कि आपके पहले क्लासेस चलेंगे, फिर प्रेयर्स होंगे, क्लासेस चलेंगे, फिर प्रेयर होंगे, तो इसको क्या बोला जाएगा कि एक स्कूल में रिवॉल्यूशन आया, एक क्रांति आया। लेकिन क्रांतिकारी कौन है? तो क्रांतिकारी वो है जिन्होंने ऐसा किया। वो हो सकता है आपके स्टाफ मेंबर हों, आपके टीचर हों, या फिर आपके प्रिंसिपल सर हो, आपके मैनेजर सर हो, कोई भी हो। तो वो क्या हो गए? जो उस प्रोसेस में पार्ट लेके उस प्रोसेस को पूरा करने की कोशिश करता है, दैट इज नोन एज क्रांतिकारी। और जब वो प्रोसेस पूरा हो जाता है और हम अपने इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो दैट फाइनल स्टेज इज नोन एज रिवॉल्यूशन। तो वही रशिया में भी हुआ। रशिया में भी क्या थे लोग? राजा रानी से बहुत ही त्रस्त थे। वहाँ पे जो रशिया के जो पहले राजा थे उनका नाम था सार निकोलस सेकंड। तो जो सार निकोलस सेकंड थे वो भी क्या थे? एक
ऑटोक्रेसी को फॉलो करते हैं। देखिए अब ऑटोक्रेसी क्या होता है, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। 3 चीज़ होती है, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी। तो ये चीज़ों में अंतर क्या होता है, तो डेमोक्रेसी तो साफ है कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, यानी जनता का राज्य, जिसमें जनता चूज करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपनी गवर्नर को। डिक्टेटरशिप क्या होता है, डिक्टेटरशिप मतलब होता है कि एक ही इंसान क्या होता है, वो पूरे कंट्री को चलाता है, वो अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मैं रूल और रेगुलेशन बना रहा हूँ वो लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं, हमारे रूल और रेगुलेशन से लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, ये नहीं सोचता है। ये लोग कौन होते हैं, डिक्टेटरशिप। थर्ड आते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी भी हल्का फुल्का डिक्टेटरशिप की तरह ही होता है। ऑटोक्रेसी में भी पूरे कंट्री को सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति संभालता है, बट डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी में एक डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, और वो ये है कि जो ऑटोक्रेसी है वो एक ही इंसान, वो भी पूरे कंट्री को संभाल रहा है, बट वो लोगों के सेंटिमेंट, इमोशन और फीलिंग की थोड़ी बहुत कदर कर लेता है, वो लोगों से एडवाइस लेता है। जबकि डिक्टेटरशिप में कोई एडवाइस नहीं लिया जाता। डिक्टेटरशिप में जो तानाशाह चाहा, अगर वो सो के उठा, उसको लगा आज ये रूल लाना होगा, तो वो तुरंत रूल ला देगा। अगर वो कुछ भी सपने देख रहा है कि अगर काश सब किसी के पास बाल ही नहीं रहता तो कितना अच्छा था, तो डिक्टेटरशिप में क्या होगा, वो तुरंत लॉ ला देगा कि सब जो है, जितने भी नागरिक हमारे सिटीजन जो भी हमारे हैं, वो सब क्या करें, अपने बाल को कटवाएं। ये होता है डिक्टेटरशिप। ऑटोक्रेसी भी सेम चीज़ होता है, एक ही के हाथ में पावर है पूरे कंट्री को, लेकिन वो सेंटीमेंट को भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखता है। उसको लगता है अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है हमारी जो पब्लिक है वो क्या हो, भड़क जाए, और जब पब्लिक भड़क जाएगी तो हमसे नफरत करने लगेगी, फिर फालतू का हमारे कंट्री में सिविल वॉर होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लोग हमारे अगेंस्ट जो है स्ट्राइक करेंगे, चीज़ें निकालेंगे। तो ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में यही अंतर रहता है कि ऑटोक्रेसी हल्का फुल्का सेंटीमेंट की कदर कर लेता है, लेकिन डिक्टेटरशिप वो भी नहीं करता। अब जब रशिया में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे उस समय 80 से 85% लोग फार्मिंग रेट पे डिपेंड थे, ठीक है। रशिया के लोग उतना मतलब चीज़ें नहीं जानते थे। उस समय रशिया में केवल 2 ऐसी सिटी थी, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ये 2 ऐसी सिटी थी जहाँ पे इंडस्ट्री जो है खुली थी, हल्का फुल्का इंडस्ट्री थी, अदरवाइज पूरे रशिया में कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी। रशिया में कोई भी इंडस्ट्री क्या थी, नहीं थी। उसके बाद क्या किया गया, जब वर्कर्स को ये लोग क्या करते थे, काम कराते थे। मैंने बताया जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्री आने लगी रशिया में, लेकिन वो धीरे धीरे बंद इसलिए होने लगी क्योंकि वो वर्कर को काम तो करवाते थे, बट उनके हार्डवर्क के हिसाब से उनको पैसे नहीं देते थे, जिसके कारण जो वर्कर्स थे वो भी क्या होने लगे, धीरे धीरे डिसअपॉइंटेड होने लगे किंग से। तो किंग ने क्या किया, एक चाल चला, उन्होंने जो वर्कर्स थे उनको स्किल के हिसाब से बांट दिया कि जो स्किल में थोड़े वर्कर हाई हैं उनको हाई सैलरी पर रख दिया, और जो थोड़े लो हैं उनको लो सैलरी पर रख दिया। इससे क्या होगा कि जो वर्कर्स हैं वो एक यूनिटी में ना आए, वो लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़े, वो सोच ही ना पाए राजा के बारे में कि राजा क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। जैसे हमारे भारत में भी होता है बहुत जगह, सरकार कुछ नीतियाँ, कुछ पॉलिसीज गलत लाती हैं, तो उस गलत पॉलिसीज को छुपाने के लिए क्या करती है, कोई भी एक रिलीजन फैक्टर उठा लेती हैं और उस रिलीजन के बेसिस पे 2 कम्युनिटी को आपस में लड़ा देती हैं। वो 2 कम्युनिटी आपस में लड़ जाते हैं धर्म के नाम पे, और जो रियल मुद्दा, जो एक्चुअल मुद्दा होता है, उससे लोग क्या होते हैं, भटक जाते हैं। वही सेम चीज़ कौन करता है, तो वही सेम चीज़ करती है रशिया की जो है किंग। वो भी जो है वर्कर को एक स्किल के हिसाब से बांट देते हैं ताकि ये लोग आपस में लड़े। बट जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि जैसे भाई बहन होते हैं, ठीक है, भाई बहन क्या होता है, आपस में लड़ते हैं, खूब ढेर सारी लड़ाई आपस में होती है, बट अगर कुछ पापा से या मम्मी से कुछ काम निकलवाना होता है तो भाई बहन में भी आपस में यूनिटी आ जाती है। वही सेम चीज़ वर्कर में हुआ। वर्कर आपस में तो लड़ रहे थे स्किल के लिए कि स्किल को मुझे भी इम्प्रूव करना, मुझे भी तुम्हारी जितनी सैलरी चाहिए, बट जब उनको लगा कि नहीं यार हमारे साथ कुछ गलत हो रहा, हमें ये चीज़ें चाहिए, तो वो सब वर्कर आपस में फिर से रीयूनाइट हो गए, रीयूनियन हो गए, और वो जो है प्रोटेस्ट करने लगे किसके, किंग के अगेंस्ट। और यही सेम चीज़ जो है रशिया के रूरल एरिया में देखने को भी मिला। वहाँ के जो फार्मर्स थे उनके आपस में बीच में भी एक डिफ्रेंशिएशन शुरू हो गया। उनको भी लगने लगा कि जिसकी की ज़मीन ज़्यादा है वो भाई ऊपर है, जो जिसकी ज़मीन कम है वो भाई नीचे। तो इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा तकड़ा शुरू हो गया। बट इसके बाद क्या किया, रशिया के जो फार्मर थे उन्होंने एक मीर सिस्टम लाया। आप अपने में ही एक मीर सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब ये मीर सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या होता है, 2 खेत रहते हैं,
जैसे कि फील्ड ए और फील्ड बी, तो फील्ड ए मान लीजिए इतना बड़ा, फील्ड बी मान लीजिए इतना बड़ा। तो अब ये दोनों ओनर अपने अपने फील्ड को क्या करते हैं, अपने फील्ड में कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। बट मीर सिस्टम में क्या था कि ये दोनों फार्मर अपने फील्ड को आपस में मिला देंगे और एक साथ जो एग्रीकल्चर करेंगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट वो प्रॉफिट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, वो प्रॉफिट घर के मेंबर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के घर पे 5 मेंबर है, किसी के घर पे 8 मेंबर है, तो जो जिसके घर पे 8 मेंबर है उसको ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा एज कंपेयर टू वो लोगों जिसके घर पे 7 या 5 मेंबर है। तो ये जो है क्या किया गया, इससे जो है क्या हो गया कि जो फार्मर के वर्क थे वो भी इजी हो गए। अब एक ही किसान को, एक ही फार्मर को सभी काम नहीं करने पड़ रहे थे, वो अपने काम को थोड़ा थोड़ा दे दे रहा था। इसका भी एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे आपके प्रिंसिपल सर है, अब आपके प्रिंसिपल सर अकेले पूरा स्कूल नहीं संभाल सकते, इसलिए वो कुछ स्टाफ रखे हैं, कुछ टीचिंग स्टाफ है, कुछ मैनेजमेंट स्टाफ है, कुछ क्लीनर वगैरह हैं, या फिर कुछ वॉचमैन आपके हैं, बस ड्राइवर हैं। तो सबको क्या किया गया, इक्वली थोड़ा थोड़ा काम डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिससे आपके जो प्रिंसिपल सर है उनके भी जो वर्क का बर्डन है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कम पड़ जाएगा उन पे। साथ ही साथ जो वो स्कूल को जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से इजीली रन करा पाएंगे, राइट। तो वही सेम चीज़ था, ये जो फार्मर थे उनको भी अपना बर्डन कम करना था, जिसके कारण वो क्या किए, आपस में मिल गए और एक मीर सिस्टम को फॉलो करने लगे कि हम आपस में मिल के एग्रीकल्चर करेंगे और उसका जो प्रॉफिट निकलेगा वो हम देंगे फैमिली मेंबर के हिसाब से, जिसकी जितनी फैमिली रहेगी उस हिसाब से उसको औसा पैसा, औसा प्रॉफिट मिलता रहेगा, राइट। अब देखिए रशिया में क्या हुआ। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशलिज्म इन रशिया, कि रशिया में सोशलिज्म कैसे बढ़ा। तो इसको मैं बताता हूँ सबसे पहले कि क्या हुआ था कि रशिया में 1914 तक जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उसको बैन कर दिया गया था। 1914 तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैन कर दी गई थी। बट उसके 1898 में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब 1914 तक सारी पार्टीज बैन की गई थी तो 1898 में पार्टीज कैसे बनी। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप रिलेट करो अपने भारत से ही, कि हमारे भारत में भी, हमारे कंट्री में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बैन होने के बाद भी पीठ पीछे चलती है। जिसका बेस्ट एग्जांपल है मांझे, जो अभी चाइनीज मांझे आते हैं, वो देखो वो बैन है, बट उसके बाद भी उसका यूज किया जा रहा है कि नहीं, यूज किया जा रहा है ना। तो वही होता है कि चीजें बैन तो हो जाती, बट पीठ पीछे उसकी जो है यूज जो चलता रहता है, लोग उसका यूज करते रहते हैं, उसकी को यूटिलाइज करते रहते हैं। तो वही चीज़ है कि 1914 तक पूरी पार्टीज बैन थी, लेकिन 1898 में क्या हुआ, पार्टीज बनी, वर्कर पार्टीज थी जो कि वर्कर की बातों को राजा तक पहुंचाती थी। और ये लोग क्या करते थे, डायरेक्टली राजा तक नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली पहुंचा देंगे और पता चल जाएगा राजा को तो इन पे देशद्रोही का मुकदमा लगा के राजा इन सबको क्या करेगा, बंदी बना लेगा। तो ये लोग सीक्रेट मीटिंग करते थे, सीक्रेट न्यूज़पेपर में कोई ना कोई छोटा मोटा आर्टिकल्स दे देते थे, या सीक्रेटली जो ये लोग कोई स्ट्राइक करते थे, अपनी बातों को रखते थे। तो मतलब कि ये चीज़ें ऑफिशियली नहीं होती थी, नॉर्मली होती थी, कि बस एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पार्टी नहीं है, ऐसा करके होती थी, बट एक्चुअल में क्या थी, एक पार्टी थी, राइट। अब है नेक्स्ट की अ टर्बुलेंट टाइम 1905 रिवॉल्यूशन, कि जब रशिया में 1905 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो स्थिति जो रशिया की थी बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी, बहुत ज़्यादा क्या होने लगी, स्थिति खराब होने लगी। अब रूस में क्या हुआ कि रूस के लोग फार्मिंग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिल रही थी, उस हिसाब से उनको जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, वो चीज़ें नहीं मिल रही थी, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही थी जिससे वो अपनी फार्मिंग को आगे कंटिन्यू कर सके। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया, 300 पीपल का एक ग्रुप बनाया, और वो 300 पीपल ने डिसाइड किया कि हम डायरेक्टली जाके राजा से बात करेंगे, सार निकोलस सेकंड से बात करेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें जो है कोई टेक्नोलॉजी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। तो उन्होंने ग्रुप बना लिया, बट फिर वो सोचा हम डायरेक्टली कैसे जाएं, जब तक हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं मिलता हम कैसे जाएं। जैसे हमारे देश में देखें, भले डेमोक्रेसी, लेकिन अगर आपको सीएम से योगी आदित्यनाथ जी से मिलना होगा तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, कोई ना कोई लिंक होना चाहिए, किसी बड़े इंसान से पहचान होनी चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। तो उसी तरह जो है वहाँ पे तो डेमोक्रेसी भी नहीं थी, तो वहाँ पे राजा से मिलने के लिए कोई एक बड़ा लीडर रहना चाहिए जिसके नेतृत्व में, जिसके अंडर में ये 300 लोग जा सके। तो वहाँ पे एक प्रिस्ट मिले, एक पॉप, जिसको बोला जाता है पॉप। जैसे हम लोग में होते हैं प्रिस्ट पुजारी, उसी तरह क्रिश्चियन में होते हैं पॉप। रशिया में मेजोरिटी क्रिश्चियनिटी की थी, तो एक पॉप मिले, उनका नाम था फादर गैपन। तो फादर गैपन ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बातों को राजा तक पहुंचाएंगे, हम आपका उत्तराधिकारी बनेंगे, हम आपकी बातों को पहुंचाएंगे आगे तक। तो
जो फादर गैपन थे, तो फादर गैपन कहाँ चले गए राजा के पास, वो 300 लोगों को लेके। अब राजा क्या हो गया, राजा की ईगो पे बात आ गई कि मेरे जो भी पॉलिसी है उसको ये लोग गलत कैसे ठहरा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऑटोक्रेसी है, बट आप देख रहे होंगे कि डिक्टेटरशिप की हल्की फुल्की गंध यहाँ पहुंच रही है। वही चीज है, ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप दोनों एकदम सेम रहते हैं, बस हल्का सा फर्क रहता है। तो ऑटोक्रेसी में भी वही हुआ, राजा को लगा कि मेरे ईगो पे बात आ गई, ये मेरे पॉलिसीज को गलत ठहरा रहे हैं, तो राजा ने क्या किया, मिलिट्री को जो है अलाउ कर दिया कि आप जो इनके साथ करना है वो करो। और वो मिलिट्री वाले वो 300 लोगों को इतना मारे कि उस इंसिडेंट्स को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ जलियांवाला बाग हुआ था, लोग नॉर्मली जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या हो गया था, अंधाधुंध फायरिंग किया गया, ओपन फायरिंग किया गया। तो उसी तरह यहाँ पे भी हुआ, और वो संडे का दिन था, इसलिए इस दिन को, इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे कहा जाने लगा। और ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछता है कि ब्लडी संडे क्या होता है। तो ब्लडी संडे मतलब क्या था कि वही 300 पीपल गए थे राजा के पास, फार्मर गए थे राजा के पास पूछने कि हम क्या करें, कैसे हम अपने एग्रीकल्चर को और बढ़ाएं, और राजा उनकी बात नहीं सुनी, उल्टा मिलिट्री वर्क करा दिया उन पे।